हाय स्टूडेंट्स। तो आज एक बार फिर से हम लोग आपका अपने इस YouTube चैनल पर दैट इज BSc पर स्वागत करते हैं। तो आज क्लास जो हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 1 लेकर आए। एक बात ध्यान से समझें कि क्लास 10th में साइंस में बोर्ड में 80 में से 80 स्कोर करने के लिए आप लोगों को हर टॉपिक को डिटेल से पढ़ना है और डिटेल में जाने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर काफ़ी किताबों को पढ़ा जा रहा है। फिर वहाँ से टॉपिक्स जो मेन होते हैं वो निकाले जा रहे हैं। एक भी पॉइंट, जैसा कि आप जानते हैं कि MCQ जो होते हैं आपके इस बार बोर्ड में एडिशनल हो चुका है कि MCQ क्वेश्चंस भी आएंगे। जो MCQ क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली NCERT के लाइन बाय लाइन या फिर एक्स्ट्रा बुक से क्वेश्चंस आते हैं। काफ़ी बच्चों को MCQ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। जो पढ़ाया जाए आपको इस चैप्टर में, आपकी चाहे एक टॉपिक हो चाहे 2 टॉपिक हो, लेकिन वो टॉपिक बिल्कुल डिटेल में हो। इस वीडियो को देखने बाद आपका MCQ यदि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से आएगा तो इस वीडियो से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार बोर्ड में आया है या फिर किसके पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है, और हर एक चीज़ को डीपली पढ़ा है। तो बिल्कुल ध्यान से समझिए। जो हमारा चैप्टर है पहला साइंस का, ध्यान से समझिए, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। बिल्कुल ध्यान से समझना है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर को मैं आपको हर बार एक बात कहूँगा कि यदि आप कोई भी चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान से उस चैप्टर का जो नाम है उसको कवर कर लीजिए। केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस चैप्टर को हम 2 चीज़ों में पढ़ेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला कि केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वो हम डीपली पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। वो हमारी आज की वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा। कितनी तरह की रिएक्शंस होती हैं वो नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। हमें ये भी पता होना चाहिए। जो केमिकल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें अपने दिमाग में ज़रूर रखनी है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले आपको 3 चीज़ें दिमाग में ज़रूर रखनी है, और वो क्या है? ध्यान से समझें क्लास। हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपना केमिकल रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है ये हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जो होती है एक प्रोसेस हो। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच, मैं आप लोगों को केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन दिखा रहा हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो एक प्रोसेस होता है
जिसमें नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है जिसमें न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, अलग होती है। मतलब इट इज अ प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड but with different properties. केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, यह एक प्रक्रिया है इन विच न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यू सब्सटेंस बनते हैं, लेकिन वो जो न्यू सब्सटेंस बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी। ये हमारा पहला पॉइंट है जो हमें अपने माइंड में रखना है कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction is a process in which new substances are formed but with different properties. समझ में आ रही? ध्यान से सुनिए। दूसरा पॉइंट समझेंगे क्लास, इसको जरा नोट कर। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, जब भी कोई, एक बात ध्यान समझेंगे, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होगी, तो इतना तो हमें पता है कि जो इनिशियली जो सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। इनिशियली जो हमारा सब्सटेंस है वो दूसरे सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, जिसको हम लोग आगे बनाते हैं। बट एक बात ध्यान समझना है, ये आपको नोट में रखना है, इम्पोर्टेंट है काफ़ी, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या इनिशियली जो सब्सटेंस था वो चेंज होके नया सब्सटेंस देता है। ध्यान से समझेंगे बातों। इनिशियली जो सब्सटेंस मेरे पास था क्या वो चेंज होके नया सब्सटेंस देता है, या फिर जो इनिशियली मेरे पास सब्सटेंस है वही रीअरेंज होके मुझे नया सब्सटेंस देते हैं। बातों को ध्यान से समझेंगे। दो बातें क्या है, एक है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो मेरे पास इनिशियली सब्सटेंस है क्या वो चेंज होके मुझे नया सब्सटेंस देते हैं, या फिर जो इनिशियली मेरे पास सब्सटेंस है वो रीअरेंज होके नया सब्सटेंस देते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एटम्स होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट होते हैं, वो आपके चेंज नहीं होते। जो एटम्स ऑफ सब्सटेंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, वो केवल और केवल रीअरेंज होते हैं। बात समझ? किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इनिशियली सब्सटेंस है वो चेंज होके नया सब्सटेंस नहीं देता है, वो हमें रीअरेंज होके नया सब्सटेंस देता है। कैसे देता है, एग्जांपल के थ्रू समझ। जैसे मान, जैसे कि ध्यान से समझेंगे कि मेरे पास इनिशियली एक ये सब्सटेंस था, मेरे पास इनिशियली सब्सटेंस था P, ठीक, इसके साथ जुड़ा हुआ था Q प्लस R, एक नया सब्सटेंस। इनिशियली क्या है मेरे पास, ये सब सब्सटेंस। ध्यान समझो, इनिशियली मतलब शुरुआत में मेरे पास शुरुआत में P Q साथ में जुड़े हुए थे और ये R अलग से कंबाइन हुए। ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही थी, ये केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब ये आगे रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हुई तो मैंने देखा कि Q R के साथ Q जुड़ गया और P अलग। अब ध्यान से समझें, इस रिएक्शन में क्या हुआ, क्या कोई नया सब्सटेंस बना है। P यहाँ पर है, P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, Q भी है, R भी है, R भी। मतलब इनिशियली जो सब्सटेंस है वही मेरे पास फाइनल में है, लेकिन हुआ क्या, एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया। यहाँ पर था वो यहाँ पर आ गया, वहाँ पर था वो यहाँ पर। बात समझ में आई कि केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स का चेंजिंग नहीं होता है, केवल और केवल रीअरेंजमेंट होता है।
केवल और केवल रीअरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ पर इस सब्सटेंस की पी क्यू की अलग प्रॉपर्टी होगी, यहाँ पर पी की अलग प्रॉपर्टी है। नए सब्सटेंस बने हैं, आर क्यू बना है, पी क्यू से प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग होगी। क्या बात समझ में आ रही कि केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसको नोट करें। ओके, अब ध्यान समझें। मैं आपसे इतनी देर से कह रहा हूँ कि इनिशियली में ये सब्सटेंस है, फाइनल में ये सब्सटेंस है, कि केमिकल रिएक्शन के दौरान जो इनिशियली सब्सटेंस प्रेजेंट हैं उनकी प्रॉपर्टीज फाइनल से अलग होगी, जो फाइनल में सब्सटेंस प्रेजेंट है उनकी इनिशियल से अलग होगी। लेकिन क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक नेम है जो इस इनिशियल और फाइनल को नाम दिया जाता है कि इनिशियल सब्सटेंस को हम कुछ और कहें, फाइनल सब्सटेंस को हम कुछ और कहें? सो द आंसर इज कि जो इनिशियली सब्सटेंस है उसे हम लोग कुछ और कहते हैं, और जो फाइनली सब्सटेंस है उसे हम लोग कुछ और कहते हैं। बट व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट? जैसे कि मैं एग्जांपल लिखूं, ए प्लस बी ने कंबाइन होके मुझे दिया ए बी। यहाँ पर जो प्रेजेंट होगा इनिशियली, जो इनिशियली सब्सटेंस प्रेजेंट होते, ध्यान समझेंगे, इनिशियली जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट। इसे हम लोग क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। रिएक्टेंट क्यों? एक बात बताओ, ये टोटल क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रही है। इस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? ए और बी, तभी तो ए बी जाके बन रहा है। अगर ये ए और बी पार्टिसिपेट ना करें तो क्या ये ए बी बन जाएगा? नहीं बनेगा। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है। फाइनली जो बनता है, जो फाइनल सब्सटेंस बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान समझें। ओके, तो इनिशियली सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं। दोनों क्लास। तो इनिशियली जो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो फाइनली बनते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल, दिट इज NH3 एंड प्लस H3। बेटा ये जो NH3 होता है इसे हम लोग कहते हैं अमोनिया। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अमोनिया। HCl आपको पता ही है, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। जैसे NH3 प्लस HCl कंबाइन होकर हमें क्या देता है? NH4Cl। NH4Cl। ये जो इनिशियली सब्सटेंस इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। फाइनल में जो बना इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्ट। क्या क्लियर हुआ कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है? सबसे पहले हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें कि न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो इनिशियली वाले प्रोडक्ट से क्या होगी? अलग होगी। और केमिकल रिएक्शन में जो इनिशियली सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, और जो फाइनली सब्सटेंस बनते हैं उन्हें हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ध्यान समझो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सब्सटेंस चेंज नहीं होते हैं, मात्र वो रीअरेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर देख लें, यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? एक। तो यहाँ पर एक ही नाइट्रोजन है। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने? 3। यहाँ पर एक, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितना है? एक। तो यहाँ पर एक क्लोरीन है। मतलब जितने सब्सटेंस इनिशियली हैं उतने ही हमें कितने मिल रहे हैं फाइनल में। मात्र क्या हुआ? इनका रीअरेंजमेंट हो रहा है। यहाँ पर ये अच्छे लुट के यहाँ पर जुड़ गया है। क्लियर है? इसको नोट करें। ओके, अब ध्यान से
जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो इनिशियली में जो रिएक्टेंट है, जितना हमें रिएक्टेंट दिया गया है उतना ही हमें प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि NH3 जब HCl से कंबाइन हुआ तो उसने NH4Cl दी, मतलब एक अमाउंट नाइट्रोजन ने एक ही अमाउंट नाइट्रोजन दिया, 4 अमाउंट हाइड्रोजन ने 4 हाइड्रोजन दिए, और एक अमाउंट क्लोरीन ने एक अमाउंट क्लोरीन दिया। मतलब जितना वेट या फिर कई एक तरह से कहें जितना सब्सटेंस रिएक्टेंट की साइड प्रेजेंट है उतना ही सब्सटेंस हमें प्रोडक्ट साइड मिल रहा है। एक तरह से लॉजिक है, जितना वेट यहाँ पर है उतना ही वेट हमें यहाँ मिल रहा है। अगर यहाँ पर वेट 80 किलो है तो यहाँ पर हमें वेट 80 किलो ही मिल रहा है। क्यों? क्योंकि सब्सटेंस का सब सेम है, 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन तो एक नाइट्रोजन, एक क्लोरीन तो एक क्लोरीन। इसका एग्जैक्टली लॉजिक क्या है वो हम समझते हैं। बेटा इसका जो एग्जैक्टली लॉजिक होता है वो हमारा होता है कि ये जो मास सेम रह रहा है, वेट सेम रह रहा है, वो एक लॉ के ऊपर डिपेंड होता है। तो ऐस वो आपने लॉ 9th क्लास में पढ़ा होगा, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जो मैं आपसे कह रहा हूं कि जितना वेट हमें यहाँ LHS साइड है, रिएक्टेंट साइड है, उतना ही वेट हमें कहाँ मिलेगा? प्रोडक्ट की साइड। ये जो एग्जैक्टली लॉजिक है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि हमारा कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। कि मास जो है, मास कहें या मैटर कहें, इट कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना तो वो बनाया जा सकता है नॉर डिस्ट्रॉयड। ना तो मास बनाया जा सकता है और ना ही मास को खत्म किया जा सकता है। इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बात समझ आ रही है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही मास खत्म किया जा सकता है, वो मात्र और मात्र एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म तक कन्वर्ट किया जा सकता है। वही तो यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर ना तो मास खत्म हुआ है और ना ही बना है, ना ही मास खत्म हुआ है ना ही हमने नया मास बनाया है। ये केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ये मास कन्वर्ट हुआ है। क्या यहाँ पर 80 किलो मास खत्म हो गया? नहीं। क्या यहाँ पर नया 80 किलो मास बना है? नहीं। जो इनिशियल है उतना ही यहाँ पर है, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर है क्लास? इसको नोट करें। ओके, आपको बताया गया कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो हमारा कहता है कि मास ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन जैसे आप कोई भी जब नया प्रोडक्ट खरीदते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होता है, तो उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना कि इतने साल, इतनी वारंटी, ये हमारी टर्म्स है, ये हमारी कंडीशन है, दिस ऑल दिस थिंग्स। उसी तरह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ये एक पर्टिकुलर थिंग पे अप्लाई होता है, दैट इज इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? इन अ केमिकल रिएक्शन। अगर हम इसका लॉ पढ़ें इस तरह से तो वो रहेगा कि इन अ केमिकल रिएक्शन मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। किसी भी प्रोडक्ट की जैसे टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उसी तरह इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि ये लॉ केमिकल रिएक्शन के ऊपर एप्लीकेबल है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो खत्म होता है और ना ही नया बनता है, वो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट। क्लियर हुआ? मैंने आपको बताया कि केमिकल रिएक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंदर न्यू सब्सटेंस बनते हैं, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? अलग होती हैं। फिर आपको बताया कि जो केमिकल रिएक्शन में इनिशियली सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं,
जो फाइनल हमें सब्सटेंस मिलते हैं उनको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन जो इनिशियली जितना मास होगा या वेट होगा उतना ही हमें फाइनल में मिलेगा। इसका पूरा लॉजिक क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसके ऊपर एप्लीकेबल है? इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है क्लास? इसको नोट करें। ओके क्लास, तो आप लोगों को बता दिया गया कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शन में जो इनिशियली सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं, फाइनल में जो प्रेजेंट होते हैं उसे क्या कहते हैं। दोनों का मास सेम रहता है, उसका लॉजिक क्या रहता है। ठीक है क्लास? अब क्लास एक आपको अब ऐसा पॉइंट बताया जा रहा है जो आपके बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स काफ़ी पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर से पूछा ही एक ही क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा पेपर में, पिछले साल से पूछा जा रहा है। ठीक है, वो क्या पॉइंट है एक बार ध्यान समझेंगे कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हमें कुछ पर्टिकुलर चेंजेस देखने को मिलते हैं कि जब तक कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं होगा हमें पता ही नहीं चलेगा कि हाँ वो केमिकल रिएक्शन हो रही है या वो केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही। तो क्या है, हम अब पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ पर्टिकुलर चेंजेस होते हैं, वही उसके क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब वो पर्टिकुलर चेंज क्या क्या होते हैं, ध्यान दो, 3-4 चेंजेस हैं यहाँ। जो पहला है चेंज इन कलर। कलर में चेंज होगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी उसके कलर में चेंज होगा। दूसरा, इस सब टॉपिक को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक को विद एग्जांपल्स पढ़ाएंगे। पहले एक ऊपर से रिव्यू लेते हैं। चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। स्टेट समझते हो ना, 3 तरह के स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास आप लोगों को ये पता है कि जो सॉलिड, लिक्विड, गैस जो 3 स्टेट्स होती हैं, ये तीनों ही स्टेट आपकी क्या होती है, इंटर कन्वर्टेबल होती है। इंटर कन्वर्टेबल मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस। या फिर टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही आपकी एक्स्ट्रा बुक में है, ये बस आपको ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है कि सॉलिड से लिक्विड जाना और लिक्विड से गैस जाना पॉसिबल है, गैस से लिक्विड आना भी पॉसिबल है और लिक्विड से सॉलिड जाना भी पॉसिबल है। सॉलिड से लिक्विड जा रही है, बर्फ को पानी में बदला जा रहा है, मेल्टिंग। लिक्विड का गैस होना, फ्रीजिंग। गैस का लिक्विड आना, कंडेंसेशन। ऐसे आपके काफी सारे टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये सब 9th क्लास में था कि सॉलिड से लिक्विड जाना या सॉलिड से गैस डायरेक्टली जाना सब्लिमेशन होता है। जैसे कैम्फर होता है, नेपथलीन बॉल्स होती हैं, वो सीधा डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। ये आपका था, ठीक है क्लास? ओके, दूसरा आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रहे थे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान 3-4 स्टेट चेंज होते हैं। पहला, कलर में कुछ चेंज होगा। कैसे कलर में चेंज होगा, किस तरह से होगा, उसको डीपली पढ़ेंगे। चेंज इन स्टेट होगा। तीसरा, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन